वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। तो बच्चों, आज का जो विषय है वो है सागर यात्रा, जो कि यात्रा वृत्तांत है। इसे लिखा है TCS चौधरी ने और इसका अनुवाद किया है ब्रिजमोहन गुप्त ने। प्रस्तुत करता है धरित्री डेगा। बहुत लोगों को अपने जीवन में कुछ न कुछ नया करने का उत्साह और जज्बा होता है। ऐसे ही कुछ साहसी लोगों के एक दल ने समुद्री यात्रा से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की ठान ली थी। इस अभियान में उन्हें किन किन खतरों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसी का वृत्तांत यहाँ दिया गया है सागर यात्रा नामक पाठ में। तो ये सागर यात्रा जो था ये 1985 में शुरू किया और 20 महीने की पूरी यात्रा करने के पश्चात 470 दिनों तक वे पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद जो है 1987 को वे वापस भारत लौट करके आते हैं। तो उसी यात्रा वृत्तांत का बहुत ही सुंदर वर्णन, साहसिक वर्णन उन्हीं के में से एक सदस्य ने किया है। तो देखते हैं। पाठ का वर्णन इस प्रकार है। 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। उस नौका का नाम तृष्णा था। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वर्णन के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। यानी कि जिस जहाज पर उन्होंने ये अभियान किया था उस जहाज का नाम तृष्णा था और उसी जहाज में बैठकर 10 भारतीयों ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। ये जहाज है जिसका नाम तृष्णा है और इसी जहाज में वे लोग बैठ करके पूरी दुनिया का चक्कर जो है 470 दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर करके वे लौट कर आए थे। तो मानचित्र है जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि किस तरह से उन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की। मुंबई बंदरगाह से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और वहाँ से होते हुए ये लोग मॉरिशस पहुँचते हैं। मॉरिशस से अटलांटिक महासागर, केप ऑफ गुड होप जो कि साउथ अफ्रीका में है, अमेजन नदी, उसके बाद गुयाना, ऑस्ट्रेलिया, जाकार्ता, सिंगापुर आदि जो है बहुत सारे जगहों को पार करके पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हुए वापस जो है मुंबई बंदरगाह पहुँचते हैं। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। उनके पास स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी। स्वचालन मतलब खुद से चलने वाली वो जहाज नहीं थी, इसीलिए बार बार उनको जो है बारी बारी से चक्के संभालने का काम करना पड़ता था। तो तृष्णा के चक्के यानी व्हील 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की जरूरत होती थी और वे हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलता। एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाजों, द्वीपों और व्हेल मछलियों पर नजर रखता। यानी कि वहाँ वो सागर यात्रा के दौरान उन लोगों को बहुत सारी जो है व्हेल मछलियों का भी सामना करना पड़ा और छोटे छोटे द्वीपों का भी। तो ऐसा ना हो कि कहीं जहाज जो है इन द्वीपों से टकरा जाए या फिर व्हेल मछली के साथ जो है उनकी टक्कर हो जाए, जिससे जहाज के चकनाचूर होने की भी नौबत आ सकती थी। यही कारण है कि सभी लोग जो है अगर एक चक्का संभालता है तो दूसरे लोग द्वीपों और व्हेल मछलियों पर नजर रखते। इसके अलावा उनके जो काम थे वे थे, जो लोग चौकसी से हटते वे कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। इस तरह से वे लोग बारी बारी से अपना अपना काम वहाँ पर करते जाते। माँ की भूमिका, जिसे मदर वॉच कहा गया है, एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता। उसे खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। और यह माँ की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती। जिस तरह से घर में माँ घर के सारे काम करती है, ठीक उसी तरह नौका में भी एक व्यक्ति को माँ की भूमिका निभानी होती है और वह घर के सारे काम जिस तरह से माँ करती है उसको भी उसी तरह के सारे काम करने पड़ते हैं और ये भूमिका सबको बारी बारी से करनी पड़ती। एकमात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता।
5 दिनों में केवल एक बार पारी आती और यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ पाती। खुशी का घंटा। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था और ना ही बोरियत के लिए वक्त था। फिर भी वे लोग नौका में खुशी का घंटा बिताते, जहां 4 बजे सभी सदस्य डेक पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। यद्यपि नौका में उनका जीवन बहुत ही व्यस्ततापूर्ण होता था, लेकिन फिर भी वे लोग 1 घंटा अपने लिए समय निकाल लेते थे और खुशी का घंटा बिताते, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होते और वहाँ पर अपने मनोरंजन का कोई भी जो है काम करते, शतरंज खेलते या फिर मनोरंजन करते। पानी की समस्या। एक बार बौछार आती है तो लेखक बाहर भागकर अपने शरीर को भिगो लेता है और साथ ही बालों में साबुन लगाया। आकाश में बादल पूरा छाया था और उसे लगा कि पानी खूब बरसेगा, पर अचानक वर्षा थम जाती है और 5 से 10 मिनट तक इंतजार करने पर भी वर्षा का नामो निशान नहीं था। तो कहने का मतलब है कि यद्यपि वे समुद्र की यात्रा कर रहे थे, पानी ही पानी था, लेकिन फिर भी उनको पानी की समस्या हुई, क्योंकि वे पूरी तरह जो है बौछार पर यानी कि जो है बारिश पर निर्भर थे। तो एक बार बौछार आने की यानी कि बूंदाबूंदी होने की संभावना हुई, तो लेखक ने जल्दी से दौड़ करके क्या हुआ, नहाने सोचा कि पानी बरसेगा तो वो बाहर निकलता है और अपने शरीर को साबुन लगा लेता है। लेकिन अचानक क्या होता है, बारिश बंद हो जाती है और उसके बाद बारिश होती ही नहीं है। इस तरह समुद्री पानी में नहाने का जो फैसला किया वो सबसे गलत काम था, क्योंकि साबुन और समुद्र के जल ने उसके शरीर पर एक मोटी चिपचिपी और खुजलाहट वाली परत जमा दी, जो आसानी से छूटती नहीं। इस परत को चुराने के लिए लेखक को कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। तो साबुन लगाने के कारण और पानी के ना बरसने के कारण लेखक ने समुद्री जल का प्रयोग किया, जो कि सबसे गलत निर्णय था। समुद्री जल से नहाने के कारण उसके शरीर में एक मोटी चिपचिपी जो है परत जमा हो जाती है और उस परत को हटाने के लिए लेखक को कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ता है। नैतिक शिक्षा। नौका पर स्नान करना हो तो पर्याप्त पानी रखें। विशेष समुद्री जल साबुन का उपयोग करें। समुद्री जल में साधारण साबुन का उपयोग ना करें। तो इस स्थिति से लेखक ने ये शिक्षा ली कि अगर कहीं पर जाना हो, जहाज की यात्रा करना हो, तो उनके पास पर्याप्त पानी रखना चाहिए और अगर नहाना हो तो विशेष तरह से तैयार समुद्री जल साबुन का ही प्रयोग करें, क्योंकि अगर साधारण साबुन का प्रयोग करेंगे तो वही मोटी परत जम जाएगी, चिपचिपी मोटी परत जम जाएगी शरीर में और उसको ब्रश से ही निकालना पड़ेगा। तेज हवाओं के कारण अथवा पाल की रस्सियां बांधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते थे, तो इस तरह से उन लोगों को कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। आगे इस समुद्री यात्रा के दौरान जिन तूफानों का सामना करना पड़ा उसका आगे यहाँ वर्णन किया है। तूफानों का सामना। वे लोग इस अभियान के खतरों को जानते थे। उन्हें यह भी पता था कि शायद वे कभी वापस लौटे ही नहीं। ऐसा नहीं था कि उनको इन खतरों के बारे में नहीं पता था, उनको ये भी पता था कि शायद वह वापस घर लौट करके ही ना आए। तो इन खतरों को जानते हुए भी इन लोगों ने इस तरह से जोखिम भरा कदम उठाया और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की सोची और तूफानों का सामना किया। शुरू में ही उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ा और इस मौसम में भी नौका में मरम्मत का काम चलता रहता, क्योंकि वे रुकना नहीं चाहते थे। तो इस तरह के बहुत सारे खराब मौसम का भी सामना करना पड़ा, तूफानों का सामना करना पड़ा, जिससे कि कभी कभी नौका में पानी भर जाता था और पाल हो, रस्सियाँ हो टूट जाती थी और बार बार जो है मरम्मत करना पड़ता रहता था। लेकिन वे कहीं भी रुकी नहीं, क्योंकि अगर रुक जाएंगे तो फिर उनका जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़ एंटीना की मरम्मत करते और थोड़ी सी असावधानी का मतलब होता सीधे मस्तूल से टपक कर समुद्र की गहराइयों में समाना। तो
तो इस तरह से मरम्मत का काम चलती नौका में ही चलता रहता। तूफानों का सामना। मेडागास्कर का तूफान। मेडागास्कर के पास एक तूफान आया जो 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें लेकर आया और उनकी नौका पर टूट पड़ी, जिससे नौका में पूरी पानी भर गया और अभियान दल के अनेक सदस्य समुद्र में गिर गए। लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस खींच लिया गया क्योंकि उन्होंने रस्सियों को अपनी बेल्ट से बांध रखा था। तो मेडागास्कर यानी कि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के इलाके में जब उनकी नौका पहुंचती है तो उनको वहां पर तूफान का सामना करना पड़ता है और समुद्र की लहरें जो थी वो 12 मीटर ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा, जिससे कि नौका में पूरी तरह से पानी भर जाता है और उससे जो है बहुत सारे सदस्य पानी में गिर जाते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात ये थी कि उन्होंने अपने आप को रस्सियों से बांध रखा था। केप ऑफ गुड होप। उसी तरह केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी उन्हें खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ा। हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्री लहरों की ऊंचाई 15 मीटर थी, जो हर क्षण मौत को आमंत्रण दे रहा था। तो इस तरह केप ऑफ गुड होप में भी उनको तूफानों के साथ जो है तेज हवा की गति और समुद्री लहरों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी जो है वे आगे बढ़ते रहे। वे केप से 5 किलोमीटर दूर बह गए। उन्होंने जीवन रक्षक उपकरण खो दिए, रेडियो सेट बेकार हो गया, एरियल टूट गए और पूरी दुनिया से 15 दिनों तक उनका रेडियो संपर्क टूट गया। तो केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते समय वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन समुद्री तूफानों का सामना वे अधिक नहीं कर पाए और बहुत सारे जो है लोग वहां पर पानी में बहते हैं, लेकिन उनके जो जीवन रक्षक उपकरण थे वे भी खो देते हैं। तो रेडियो सेट भी बेकार हो जाता है और 15 दिनों तक उनका रेडियो संपर्क पूरी दुनिया से टूट जाता है। भारतीय समाचार पत्रों ने खबर छाप दी कि तृष्णा लापता है, जिस कारण उनके परिवारजन और मित्रगण पूरी तरह घबरा गए। एक दल तलाश में भी भेजा गया, लेकिन वह असफल होकर लौट आया। तो कहने का अर्थ है कि रेडियो सेट जब उनके सारे उपकरण जब पानी में बह गए तो उनका संपर्क पूरी दुनिया से कट गया और यहाँ पर भारतीय समाचार पत्रों ने तृष्णा के लापता होने की खबर छाप देने के कारण परिवारजन और मित्रगण पूरी तरह घबरा जाते हैं और उनकी तलाश में एक दल भी भेजा जाता है, लेकिन वह भी असफल होकर लौट आता है। अनुभव बढ़ने के साथ वास्तव में वे नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल रहे, लेकिन इधर पूरी दुनिया के साथ संपर्क कटने के बावजूद भी उन लोगों ने अपनी नाव को, अपनी जहाज को निश्चित राह पर, सही राह पर बनाए रखने में सफल रहे। मुंबई वापसी। और इस तरह से जो है जब वे सफलतापूर्वक जहाज को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल होते हैं तो वे विश्व की परिक्रमा कर 54,000 किलोमीटर की दूरी मापकर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचते हैं। जैसे ही तृष्णा के 10 सदस्य अभियान दल गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, भीड़ खुशी से चिल्ला उठती है, आतिशबाजी छोड़ी जाती है, बंदूकें दागी जाती है और इस तरह उनके स्वागत में सायरन बजाए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि ये 10 भारतीयों का ये दल जब वापस जो है 470 दिनों का चक्कर लगाते हुए, दुनिया की परिक्रमा करते हुए वापस लौटते हैं तो सभी को बहुत खुशी होती है, खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और सभी लोग गेटवे ऑफ इंडिया में एकत्रित हो जाते हैं और इसी खुशी में बहुत सारे जो है आतिशबाजियाँ छोड़ी जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। उनमें से कई अपने परिवार से 15.5 माह से बिछड़े हुए थे। आपका स्वागत है पापा, हमें आपकी याद आती है। जैसे प्लेकार्ड हाथों में थामे बच्चे उनके स्वागत में खड़े थे, तो बच्चे भी जो थे बहुत खुश थे और वे भी प्लेकार्ड लेकर के उनके स्वागत में खड़े होकर खुशी मना रहे थे। लेकिन केवल यहाँ उनके परिवार ही स्वागत में खड़े नहीं थे, बल्कि पूरा गेटवे ऑफ इंडिया मित्रों और शुभ चिंतकों से हटा पड़ा था।
यानी कि सभी भारत के सभी लोगों में बहुत ही खुशी का और माहौल था और वे सभी लोग जो है भीड़ करके उनके स्वागत में खड़े थे। तो ये बहुत ही रोमांचक जो था स्मृति है। 10 जनवरी 1987 को तृष्णा पर फर्स्ट डे कवर और स्मारक टिकट जारी किए गए। इस सफलता पर जो है एक टिकट जारी किया गया। उसके बाद तृष्णा को खींचकर पानी से बाहर निकाला जाता है और 2 वैगनों पर लादकर गणतंत्र परेड में शामिल किया जाता है। तो ये जो सफलता मिली है ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता थी। यही कारण है कि गणतंत्र दिवस के परेड में भी अब इसकी झांकी जो है दिखाई जानी थी। तो इसकी तैयारी हो रही थी। तृष्णा 6 दिनों में दिल्ली पहुंच जाती है, किंतु समस्याएं समाप्त नहीं हुई। इसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन लानी पड़ी, बल्कि व्यस्त सड़कों पर नौका ले जाने के लिए पेड़ की डालियां तक छाटनी पड़ी। बिजली और टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा। पूरी रात मेहनत करने के बाद 26 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए झांकी तैयार हुई। तो तृष्णा को जो है मुंबई से दिल्ली लाया जाता है, 2 वैगनों पर लाद करके लाया जाता है। लेकिन समस्या यहाँ समाप्त नहीं होती है, क्योंकि तो बहुत बड़ी नौका थी, उसको ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। बहुत ऊंचा था वो जहाज, तो पेड़ की डालियाँ टेलीफोन के तारों को भी ऊंचा उठाना पड़ा था। तो बहुत मेहनत करने के बाद जो है तृष्णा को इस तरह से 26 जनवरी के परेड में शामिल किया जा सका। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली तृष्णा की झांकी अब तक की बनी सबसे बड़ी झांकियों में से एक थी। यह पहला अवसर था जब किसी ने गणतंत्र दिवस में भाग लिया था। तो लेखक बताता है कि ये बहुत ही सुंदर मौका था उनके लिए, क्योंकि सभी लोगों को पहली बार गणतंत्र दिवस में भाग लेने का मौका मिला था। वे सेना की टुकड़ी के अंग थे और 26 जनवरी को जब यह झांकी राजपथ से गुजरती है तो तालियों से जोरदार उनका स्वागत होता है। और इस तरह से वे अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे जब उनकी झांकी राजपथ से गुजरती है और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होता है। सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्षपूर्ण स्मृति आज भी उन्हें रोमांचित कर देती है। तो इस तरह से लेखक बताता है कि ये जो उन्होंने सागर यात्रा की, ये जो विश्व दुनिया का परिक्रमा किया उन लोगों ने, ये जो संघर्ष किया, ये जो साहसी भरा काम किया, ये इसकी यादें जो है आज भी उनको रोमांचित कर देती है। यानी वे आज भी उनको याद करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो वे इस तरह से जो है सागर यात्रा को पूरी करते हैं और इस तरह से एक इतिहास रचते हैं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।